सत्यम पूर्व पक्ष हो गया था। सिद्धांति कहता है भाई आपने जितना भी दोष दिया वो सारी चीजें ठीक है, लगभग, लेकिन एक बात ठीक नहीं है, हमने विशेषण विशेष भाव को कोई संबंध करके कहा ही नहीं। वो आप संबंध करके जबरदस्ती खंडन किए जा रहे हो और संबंध का लक्षण को उसमें घटा रहे हो। भिन्नश्च, उभय संबंधी आश्रितश्च एकश्च, ये बात संबंध का लक्षण संबंधों में घटाएंगे। अब विशेषण विशेष भाव को कोई संबंध मानते ही नहीं, इसे लक्षण नहीं घट रहा है तो वो तो शोभा ही है, उसमें तो गलत कहाँ है, दोष कहाँ है। भूषण में वह दूषण भवती। और रही बात दूसरा कि अभाव के साथ इंद्रियों का संबंध नहीं होता, ये हम भी मानते हैं। अभाव के साथ इंद्रियों का साक्षात संबंध हो नहीं सकता, ये हम भी स्वीकार कर रहे हैं। और एक बात जो आपने कहा वो हम भी मानते हैं, लेकिन केवल भाव पदार्थों के लिए मानते हैं। आपने ये बात कहा था वही बता रहे, भावावच्छिन्नत्वात् व्याप्ते, जो व्याप्ति आपने बताया है, क्या आपने बताया, भावम प्रकाशित इंद्रियम प्राप्तमेव प्रकाशित, यद्यत भावम इंद्रियम प्रकाशम भवति तत्त प्राप्तमेव प्रकाशित। आपने व्याप्ति बना दिया, जो जो इंद्रिय के द्वारा प्रकाश्य भाव होता है वह प्राप्त भाव का ही प्रकाशन करता है, अप्राप्त भाव को प्रकाशन नहीं करता। ये व्याप्ति जो चीज है ये भाव पदार्थों के लिए लागू होता है, अभाव में लागू नहीं होता। भावावच्छिन्नत्वात् व्याप्ते, जो व्याप्ति आपने दर्शाया वो व्याप्ति हम भी मान रहे नहीं आए भी, लेकिन उस व्याप्ति को हम कहां घटाते हैं, केवल भाव पदार्थों में घटाते हैं, अभाव में नहीं घटाते। इसलिए इंद्रियों से असंबद्ध होने पर भी अभाव का प्रत्यक्ष इंद्रिय के द्वारा ही होगा। कैसे होगा, जैसे आपके मत भी क्या है, क्योंकि दोनों समान है दोष यहां, चाहे मीमांसक हो चाहे वेदांती हो। आप क्या बोलते हो, अनुपलब्धि प्रमाण बोलते हो। अनुपलब्धि क्या आपने उससे भी पहले आरोप लगाएंगे, क्या आरोप है आपके यहाँ, यदि अत्र स्यात् तर्हि उपलभ्येत, यदि यहां होता तो उपलब्ध होता। इसमें इंद्रिय से संबंध कौन हुआ, भूतल। इस भूतल में यदि घट होता तो मुझे घट उपलब्ध होता, बाकी मन का काम है आपका, क्योंकि उपलब्ध नहीं हुआ इसलिए मैं मान लूंगा कि इस भूतल में घट का अभाव है। इसका नाम आपने अनुपलब्धि प्रमाण माना कि उपलब्धि का अभाव के द्वारा आपने घटाभाव का निश्चय किया, इसलिए इसका नाम अभाव प्रमाण है। और ज्ञान को भी अभाव नाम का ज्ञान, अनुपलब्धि ज्ञान आपने कहा। आपके मत में अंत में निष्कर्ष क्या निकला, वास्तव में इंद्रिय से संबंध केवल भूतल था, आपके मत में अभाव से संबंध नहीं हुआ। और आपने मानस कल्पना की और उस मानस कल्पना को अनुपलब्धि प्रमाण संज्ञा दे दिया, यदि अत्र स्यात् तर्हि उपलब्ध, ये तो अनुपलब्धि अतएव घटाभाव स्यात्। ये जो आपका कहना है ये सारा का सारा प्रक्रिया में दोष बराबर है और गुण भी बराबर है। हमारे मत में भी हम कभी इंद्रिय से संबंध भूतल मात्र ही है, हम इंद्रिय से अभाव का संबंध नहीं बोलते। इंद्रिय संबद्ध अधिकरण में विशेष अथवा विशेषण होता है अभाव, अतः इंद्रिय संबद्ध उस वस्तु के द्वारा उसका विशेषण तक हम पहुंच रहे हैं अथवा उसका विशेष में हम पहुंच रहे हैं। उसका विशेषण विशेष क्या है, वहां या तो विशेषण रूपेण रहेगा अथवा विशेष रूपेण रहेगा, क्या अभाव। भूतले घटाभाव बोलूंगा तो घटा विशेष रूपेण रह रहा है भूतल में, और घटा भूतल कहूंगा तो भूतल घटाभाव विशेषण रूपेण रह रहा है। अच्छा, हम भी यही कह रहे हैं, हम कभी नहीं कहते हैं कि इंद्रिय का अभाव से सन्निकर्ष हो गया, हम कहते इंद्रिय संयुक्त भूतल में विशेषण है, तार से विशेषणता को हम एक सन्निकर्ष मान लिए हैं औपचारिक। उस सन्निकर्ष द्वारा हमको अभाव का ज्ञान हो जाएगा, तो प्रत्यक्ष ही हो सकता है। वही कह रहा है न तो अभाव अपि, हमने इस व्याप्ति का अभाव में घटाया ही नहीं है, अभाव को स्वीकार ही नहीं कर रहे इस तरह से। सत्य भावावच्छिन्नत्वा व्याप्तिर भावम प्रकाशद इंद्रियम, भावावच्छिन्नत्वा व्याप्ते है कि जो व्याप्ति आपने दिया वो भाव से अवच्छिन्न है, अभाव में लगने वाला व्याप्ति वो नहीं है। क्या व्याप्ति थी, भावम प्रकाशद इंद्रियम प्राप्त में प्रकाशित, जो इंद्रिय
प्रकाशन करता है वो हमेशा प्राप्त को ही प्रकाशन करती है। इतना आपने कहा था, उसे हम एक शब्द और जोड़ रहे हैं, भाव को प्रकाशन करता। ये नया को नहीं जोड़ दिया, उन्होंने नहीं कहा था भाव को, सामान्य बना दिया था व्याप्ति, वो विशेष बना रहे। भाव को प्रकाशन करता हुआ इंद्रिय हमेशा प्राप्त को ही प्रकाशन करता है, न तो अभाव में भी। ये बात अभाव में घटता नहीं है। अभाव प्रकाशित इंद्रियम, फिर अभाव को प्रकाशित करते हुए इंद्र कैसे प्रकाशन करेगा? कहते विशेषण विशेष भाव मुख्य नहीं हुआ, साक्षात संबंध नहीं, न संयोग से, न संयुक्त समवाय, न संयुक्त संवेद समवाय, न समवाय, न संवेद समवाय, पांचों में से कोई भी नहीं से नहीं होगा। फिर विशेषण विभाव मुख्य नहीं हुई सिद्धांत, विशेषण विशेष भाव मुख से ही होता है, यही हमारा सिद्धांत है। कहते हमने विशेषण विशेष भाव का खंडन कर दिया। कहते कहाँ खंडन किया? तुमने संबंध समझ के खंडन किया है ना, हम उसका संबंध मानते ही नहीं। असंबद्ध भाव ग्रहे अति प्रसंग दोषस्तु विशेषण तैव निरस्ता। असंबद्ध अभाव को ग्रहण करने में जो आपने दोष दिया था, अति प्रसंगाई दोष, वह हमारे इस जवाब से कि विशेषण विशेष भाव से हो जाएगा, इसी जवाब से आपका अति प्रसक्ति आदि दोष निरस्त हो गया। समझो, ऐसा कैसे समझो? कि समश्च परमत है, ये समस्या तुम्हारे मत में भी तो है। तुम्हारे इंद्रियों के वेदांति का इंद्रिय अभाव से संबंध हो जाएगा क्या? तुम्हारे मत में ही समान दोष है। जिसके लिए आप एक अलग प्रमाण मान रहे हो, उसके एक अलग प्रमाण मान रहे हो, इतना गौरव तुम काम कर रहे हो, दोष तो समान है। से जहां दोष समान है, परिहार भी समान हो, हमने एक सन्निकर्ष कल्पना कर ली, विशेषण भाव विशेष भाव को भी एक सन्निकर्ष संज्ञा दे दिया हमने, ठीक है। और आपने क्या किया? एक प्रमाण यदि कल्पना कर गए, बताओ गौरव काम किया नहीं? हमने एक सन्निकर्ष को अधिक स्वीकार किया और आपने एक प्रमाण को अधिक स्वीकार किया, समाधान भी तो बराबर हुआ, कुछ न कुछ तो अधिक माननी पड़ रही है। जहां ऐसा होता है वह न गुण है वह न दोष है। वे कर यत्रो वयो समो दोष परिहारोपि वा समः नैकः पर्यनुयोक्तव्यस्तादृगर्थ विचारणे। ये नियम है, न्यायिक कहता है, न्यायिकों का सबसे बड़ा देन है। जहां दो व्यक्ति शास्त्रार्थ कर रहा है कोई विषय को लेकर के, वहां यदि दोनों के द्वारा दिया गया दोष बराबर है दोनों मत में, और परिहार भी बराबर ही दिख रही है, अधिक कल्पना बराबर, अधिकत्व कल्पना, कल्पना का करता अधिकत्व, क्या अधिकत्व है? उसके अनुपलब्धि प्रमाण और प्रमा माननी पड़ रही है, इनको विशेषण विषय भाव और एक सन्निकर्ष अधिक मानना पड़ रहा है। दोनों में कल्पना कृत आधिक्यता रूप परिहार समान है। दोष क्या समान है? भाई इंद्रिय का अभाव से संबंध नहीं हो सकता, इसलिए अभाव का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, इतनी बात दोनों के दोष समान है। लेकिन हम फिर भी उसको प्रत्यक्ष कोटि में रखने के लिए हमने एक विशेषण विषय भाव का सन्निकर्ष अधिक कल्पना कर लिया, लेकिन तुमने उस अभाव का अनुभव करने के लिए एक अधिक प्रमाण को स्वीकार कर लिया, तो परिहार बराबर हो गया। अधिक कल्पना नामक परिहार समान है। इस यत्र माने जिस विषय की विचारणा करने में उभयो हो समो दोष, दोनों मत वाले पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष दोनों के मत में समान दोष आ रहा है, परिहारोपि वा समः, और परिहार भी समान है। ऐसी स्थिति में एक का न प्रयुक्तव्य, एक के पर ये नहीं कह सकते तुम गलत हो तुम गलत हो, ऐसे कोई किसी पर भी बोल नहीं सकते कि दोनों में दोष बराबर है, परिहार बराबर है। जहां वहां कोई गलत नहीं कोई सही नहीं, दोनों समान है। ऐसे तालगर्थ विचारणे, उस प्रकार के विषय के चिंतन करने में किसी एक को आप परियोग दोषी ठहरा नहीं सकते, बल्कि दोनों के मत को यथावत स्वीकार करना चाहिए। बल्कि उन दोनों अधिक कल्पनाओं में भी देखना लाखों कल्पना किस में है, दोनों की कल्पना करना पड़ रहा है। इन कल्पना में लाखों देखो, कम से कम कल्पना से काम चल जाए वो देखो। अधिक कल्पना करना कम कल्पना करना, उन दोनों में से कम कल्पना करना श्रेष्ठ है। और हमारे मत में क्या है? कम कल्पना मानी जाएगी। क्यों? हम प्रत्यक्ष कोटि में उसको रख रहे हैं, एक सन्निकर्ष मात्र हमको मानना पड़ रहा है, उस सन्निकर्ष में कोई झगड़ा नहीं हो सकती है। क्यों? हर जगह विशेषण विशेष बहुत सब मानती है दुनिया में, और हमेशा जिस विशेषण जिस विशेष का है उसको ग्रहण कर लो तो विशेषण स्वतः ग्रहण हो जाएगा, या नहीं? तो इसीलिए हमारा लाघव है। और तुम्हारे गौरव क्यों है?
कल्पनाकृत गौरव इसीलिए कि आपने अलग प्रमाण ही मान दिया, और प्रमाण मानने में समस्या है, उसके लक्षण करनी पड़ेगी फिर प्रमाण का, है ना। मानाधीना में सिद्धि मानसिद्धि लक्षण, लक्षण की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले। लक्षण में जहां आपने लक्षण बनाया उसे परीक्षा होगा, अनेक प्रकार दोष होगी, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, शून्य समस्या आ सकती है। तीसरी बात, उस प्रमाण में प्रामाण्यता कौन सिद्ध करेगा? सबसे बड़ा कठिन है तो प्रामाण्यता का मामला। अब आएगा प्रामाण्यवाद शुरू करने वाले हैं, बड़ा कठिन काम है प्रामाण्यवाद। बुद्धि फेल हो जाती प्रामाण्यवाद रटते समझते हुए, इतनी कठिन है चीज। यहाँ तो हल्का फुल्का आपको संपर्क करा छोड़ देंगे, जब प्रामाण्यवाद पढ़ोगे मालूम होगा। एक पुस्तक है इतना मोटा सा प्रामाण्यवाद, यहाँ तो 4 पन्ने में खत्म कर देंगे। केवल एक आपको इंट्रोडक्शन, एक जो है आपको उपोद्घात कर रहे हैं प्रामाण्यवाद क्या है, थोड़ा आपको परिचय दे रहे हैं केवल। इसलिए इनका कि अधिक प्रमाण मानने में समस्या क्या है, उसे प्रामाण्यता सिद्ध करना कठिन होता है। इसलिए आपका मत में कल्पना गौरव है, हमारी कल्पना लाभ। इसलिए हम 4 ही प्रमाण मानेंगे और विशेषण निश्चय अभाव के द्वारा अभाव को हम प्रत्यक्ष कोटि में रख देंगे, अथवा अनुमान के द्वारा भी हम जान सकेंगे। अनुपलम्बात हेतु तो बना देंगे ना, भूतलम घटा भावत भवती, क्यों? अनुपलम्भात हेतु कर दो, अनुमान से भी घटा भाव प्रत्यक्ष हो गया, ग्रहण हो गया। अनुमान से भी घटा भाव का ज्ञान हो सकता है कि नहीं? वहां पर नियम तनय में था घटोद्भूतल, है कि नहीं? जहां घटा अनुपलम्ब नहीं है वहां क्या है, घटा भाव वाला भी वो नहीं है, अर्थात घट वाला है वो। जैसे कि घटोद्भूतल में हम देख रहे हैं, है नहीं? इस तरह से व्यतिरेक अनुमान के द्वारा भी हम घटा भाव को ज्ञान कर सकते हैं। प्रत्यक्ष कोटि से भी हो सकती है, और जब प्रत्यक्ष नहीं मानना चाहोगे तो अनुमान से भी हो सकता है। अतः उसके पृथक प्रमाण मानने की किसी भी हालत में जरूरत नहीं, ये इन्होंने कहा। इस तरह से अनुपलब्ध प्रमाण पर इन्होंने अपना विचार अभिव्यक्त कर दिया। अब आता है ये सबसे कठिन वस्तु, नम प्रामाण्यवादाय मद कवित्वपहारी ने वो प्रामाण्यवाद शुरू कर रहे हैं। प्रामाण्यवाद में कई बात है, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, सामान्य रूपेण बाह्य रूपेण मोटा मोटी बता दूंगा, तभी पंक्तियां समझ में आ जाएगा आसानी से। कोई भी ज्ञान है, उस ज्ञान में 2 स्थिति होती है हम लोगों के सामने, आम आदमी के दृष्टिकोण से बता रहे हैं। एक होता है आप रोज जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, इस चीज को, एक चीज को देख रहे हैं, जान रहे हैं, अभ्यास हो गया आपको, आपको मालूम है कहाँ है चीज, कैसा है चीज, सब कुछ मालूम है। अभ्यास दशा आपन्न ज्ञान एक हो गया। दूसरा है अनभ्यास दशा आपन्न ज्ञान। कहीं आप गए हैं, पहली बार कोई चीज आपको ज्ञान हो रही है, बार बार देखा हुआ नहीं है, पहली बार देख रहे, तो अनभ्यास दशा आपन्न ज्ञान हो गया। ये 2, इन 2 में भी क्या है, अनभ्यास दशा आपन्न ज्ञान को लेकर प्रवृत्ति भी हो सकती है। इन प्रवृत्ति में क्या होता है, वहां संशय हो सकता है। जो मैं समझ रहा हूं, ज्ञान मेरे को जो मिल रहा है, पहली बार देख रहा हूं, पहली बार मेरे को ज्ञान हो रही है, अब पता नहीं ज्ञान ठीक है या नहीं, चलो चल के देखते। मन में क्या आएगा, चलो चल के देखते। यदि आप गए, सफल प्रवृत्ति हुई आपकी, आप गए, जो चीज जैसा समझा तो वैसे ही था वो, उसको कहते हैं सफल प्रवृत्ति या समर्थ प्रवृत्ति हो गई, तो आपका ज्ञान प्रामाणिक हो जाएगा। नहीं तो अप्रामाणिक, विसंवादी है प्रवृत्ति तो अप्रामाणिक हो जाएगा। इसलिए अनभ्यासपन्न ज्ञान में संशय होता है। संशय उत्तर काल में क्या होगा, संवादी प्रवृत्ति हुई तो प्रामाणिक माना जाएगा, विसंवादी प्रवृत्ति हुई तो अप्रामाणिक माना जाता है। और कोई भी प्रवृत्ति के पीछे कारण क्या है, पहले भी विचार आ चुके हैं, योग में भी आया था, हान, उपादान और हेय, नहीं उपेक्षा, हेय उपाधि उपेक्षा बुद्धि, हेय उपाधि और उपेक्षा, यह बुद्धि प्रवृत्ति का मूल कारण है। किसी प्रकार की प्रवृत्ति हो, उसके मूल कारण इतनी है, या तो हान होगा
या तो उपादान, हान को हे को एक ही बस, उपादेय को उपादान को प्रतिभेद केवल है, और उपेक्षा बुद्धि, उसकी अनंतर प्रवृत्ति होगी। इसलिए नैयायिकादि का कहना, कुछ और लोगों का कहना है, पहले जो ज्ञान होगा वह हमारे लिए कैसा होगा ज्ञान, हमेशा हम जो भी ज्ञान पैदा होता है हम लोगों के लिए उसका हम शुद्ध प्रमाण मानते थे। प्रमाण न माने तो उसमें हान और पान उपादान उपेक्षा बुद्धि कैसे हो जाएगी, निश्चय कैसे कर लिया आपने। ज्ञानोत्तर काल में उस ज्ञान का विषय संबंधी हान और उपादान या उपेक्षा बुद्धि हुए बिना प्रवृत्ति नहीं हो सकती, और हान उपादान उपेक्षा बुद्धि होने के लिए उस ज्ञान का विषय को प्रामाणिक मान रहे हो। प्रामाणिक माने बिना वो मेरे इष्ट सिद्ध करेगा, इसे मैं इसको ग्रहण करूं, या मेरे अनिष्ट कर सकता है इसलिए मैं त्याग करूं, या दोनों न कर उपेक्षा करूं, ये निश्चय कैसे ले लिया आपने। आप ये निश्चय कर रहे हैं का मतलब क्या है, आपने अपने ज्ञान को प्रामाणिक मान लिया, फिर निश्चय हो गया। निश्चय की वजह से क्या हो गया, हान उपादान उपेक्षा बुद्धि, तन्वी प्रवृत्ति हुआ और फलादि प्राप्ति होंगे, कार्य सिद्ध होगा। इसलिए प्रामाण्यवाद में स्वतः प्रामाण्यता, परत प्रामाण्यता, इनमें भी दो स्तर है, उत्पत्ति में और जप्ति में, ज्ञान के उत्पन्न होने में और ज्ञान का ही प्रामाण्यता में। उत्पत्तिकृत प्रामाण्यता और जप्तिकृत प्रामाण्यता, उसे कौन सा स्वतः कौन सा परत कैसे से विचार चलेगा वो देखिए। इदम इदानीम निरूप्यते, अब आपको पंक्ति आ गया, इदम इदानीम निरूप्यते। जलादि ज्ञाने जाते तस्य प्रामाण्यम अवधार्य, कि आपको जलादि ज्ञान ज्ञात है, ज्ञात है माने आपको अभ्यास दशा में ये ज्ञात हो चुका। बारंबार आप गए हैं, पानी लाए तालाब से, मान लो गांव में है, गांव के आपको तालाब पता है, कुआं पता है, रोज जाते आते पानी ला रहे हैं। अचानक कोई रास्ते में जाने वाला गांव में आपके गांव के ऊपर जा रहा था, पास कर रहा था, उसने पूछा हमें पानी कहाँ मिलेगा, तो आप सोचेंगे क्या, क्यों आपको दृढ़ निश्चय, रोज वहीं से पानी ला रहे हैं, आपको मालूम है कुआं कहाँ है, गाँव में तालाब कहाँ है आपको पता है, आप फट उसको बोलेंगे इधर से निकल जाना, वहां पर है कुआं, वहां पानी पी लेना। यहां पर अभ्यास दशापन, पहला दृष्टांत जो दे रहे अभ्यास दशापन है, व्यक्ति को पहले से ज्ञात है, जलादि का ज्ञान मालूम है उसको, तस्य प्रामाण्यम अवधार्य, जैसे रोज रोज अभ्यास क्या हो गया, प्रामाण्यता का अवधारण हो चुका है, निश्चय हो चुका है उसको। अतः उस तदनंतर कश्चित जलादो प्रवर्तते, इसलिए कश्चित जलादो प्रवर्तते, इस प्रकार से लोग प्रवृत्त होते हैं। एक तो ये हो गया जो अभ्यास दशापन्न प्रवृत्ति, और दूसरा वो है कश्चित संध्यादेव प्रवृत्ता, अनभ्यास दशा में है, पहली बार वो देख रहा है, हो सकता है रेगिस्तान में गया हो, वहां कुछ देखा सब तो जल है या नहीं, संशय हुआ, संशय होने पर भी प्रवृत्त हो गया, और भाग्यवशात तो जल था, तो उसका जो जल ज्ञान का होगा तब प्रामाणिक हो गया। लेकिन पहले ये अनभ्यास दशा में थी, पहली बार उसको क्या रहा है, अभ्यास नहीं है, बार बार देखा हुआ नहीं है, इसे अनभ्यास दशा वाला है। ऐसे ही जो पहली बार हुआ जो ज्ञान में उसको संशय हुआ, संध्यादेव प्रवृत्ता, प्रवृत्त होने के बाद प्रवृत्ति उत्तर काले जलादि प्रतिलंब भेजती, जलादि की प्राप्ति होने पर प्रामाण्य को निश्चय करता है, इति वस्तुगति ही। यही आम दुनिया में मूढ़ आदमी, अनपढ़ देहाती, गंवार आदमी, सभी में इस प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलता है, पशुओं में भी सब जगह मिलेगा। इति प्रामाण्यम अवधारयति सुस्तुगति, यही वस्तुगति है, ये वास्तविक संसार में ऐसे ही होता हुआ देखने को मिलता है। अतएव प्रामाण्यता दो स्थिति के आधार पर निर्णय हुआ, एक अभ्यास दशापन्य और दूसरा अनभ्यास दशा। उसे संशय पूर्वक प्रवृत्ति अनंतर में फल प्राप्त हो तो प्रामाण्यता, नहीं हुआ तो अप्रामाण्यता। ये प्रामाण्यवाद, यह षष्ठी तर्क समास है। प्रामाण्य से वाद, माने प्रामाण्य संबंधी वाद, इति प्रामाण्यवाद, ऐसा इसको अर्थ समझना चाहिए। उसे स्वतः प्रमाणम परत प्रमाणम गिरांगना यत्र गिरो गिरंदी, जैसे बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग गिरांगना,
जैसे कीर के समान आंगन में, कीर होता है ना पक्षी, आंगन में आके चीं चीं करता है, जैसे वैसे पंडितों का काम क्या था, सवेरे से उठे, नहा धो लिया, संध्या पूजा पाठ कर लिया, उधर के इधर के 2-4 पंडित आंगन में बैठ करके अपना वो वाद शुरू कर देते थे। क्या वाद करते थे? यही चर्चा करते थे। यही शास्त्र के अनुसार एक कहता है स्वतः प्रमाण, वो कहता है परत प्रमाण, कौन सा ठीक है, विचार किया जाए। स्वतः प्रमाणम परत प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती। कीरांगना यस्मिन विषय, जिस विषय में, जिस प्रामाण्यवाद के बारे में गिरा अपने वचन कहते हैं, क्या ये स्वतः प्रमाण है, ये परत प्रमाण है, इत्यादि वाद विवाद खड़ा करते हैं। इसे जानना जरूरी है। आज तक भी इस पर अपने अपने तरीके सबने निर्णय दिया है और व्यक्ति को अंतिम अनुभूति हुए बिना इसलिए कोई निर्णय स्वयं ले ही नहीं सकता। यह तो अपना जो भी परंपरा है, जिस आचार्यवाद की श्रद्धा है, वो जो कहते वही सही मान लेना, और कोई रास्ता नहीं। कई चीजें हैं जिनका अभी तक पंडित लोग, बड़े बड़े ऋषि लोग शास्त्रार्थ कर रहे हैं, किंतु कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। व्याकरण में भी कई सूत्र है जिसका असली अर्थ आज तक कोई नहीं कर सका। क्योंकि यह इसका कारण क्या है, या तो उसके महाभाषी उपलब्ध नहीं है, और बाद के बुद्धि वालों ने अपनी अपनी बुद्धि लगाया, उल्टा सीधा लगाते रहे, और अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। जैसे अर्थ धातु प्रत्यक प्रातिपदिकम, इस सूत्र का कोई अर्थ अभी तक निश्चय नहीं। आप जो अर्थ पढ़ते हैं वो तो प्रक्रिया के अनुसार अर्थ बता दिया है, आजीव संज्ञा का सूत्र है वो, लेकिन वास्तव में उसका अभी तक शास्त्र चलते रहता है। ये शास्त्र रत्नावली छपी थी 1987 में, 88 में, शायद 87 में, तो समय तक के जितने इस सूत्र को लेकर शास्त्र तो सब कुछ प्रिंट हुआ था, और अभी अंत में यही लिखे इधर अभी तक कोई निर्णय नहीं। इतने विचार यहाँ तक चला है, और पर वृद्ध विचार होने से कौन सा सही अभी कोई निश्चय नहीं हो पाया। और भी ऐसे कई विषयों पर है, मेरा मोटा सा पुस्तक है शास्त्रार्थ रत्नावली, होगा कहीं पढ़ा लाइब्रेरी में। इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि आपको देखने को मिलता है, कोई निश्चय नहीं। इस तरह से प्रामाण्यवाद के बारे में भी अपना अपना सभी बोल रहे हैं, लेकिन अनुभूति के आधार पर आपको स्वयं ये तो निर्णय कर लेना होगा, यह अपने आचार्य परंपरा का मान लेना होगा। नोट करो, कोई रास्ता ही नहीं। कोई भी चीज में पहला होता है, जिस परंपरा से हमें उसी आचार्य के वचन को प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि पहला अनुभूति हो के बाद में आचार्य पर थोड़ी आदमी जा रहा है। पहले आप आचार्य के पास जाएंगे, पढ़ेंगे, फिर अनुभव करेंगे। उसकी जरूरत है क्या आचार्य पास जाने के लिए? ना, कोई जरूरत ही नहीं। अनुभूति अंतिम में उसे मुक्ति होगी, अनुभूति के फिर क्या जानना है? तो उसको मेरी अनुभूति ठीक है या नहीं पूछना, मैंने मैं आदमी हूं या नहीं पूछने वाली बात जैसे हो गई। क्योंकि तो व्यावहारिक चीज तो है नहीं, ये सब चीजें, ये उसके अनुभव, उसको तुम तय करने जाओ। ये सब, ये जो शास्त्र होते हैं, ये व्यवहारिक धरातल की है ना, अनुभूति का थोड़ी है। अनुभूति और कोई लिख ही नहीं सकता, कुछ बोल ही नहीं सकता। उसके साधन की चर्चा हो। हाँ, साधन गए तुम दूसरे से बच जा सकते पूछने के लिए। इसे अनुभूति का मतलब क्या है? पर चाहे न्याय के जाओ, योग के अनुसार कोई भी करेगा, क्या आत्मा का अनुभव करना, आत्मा का साक्षात करना, ये अनुभूति, वास्तविक अनुभूति। उस अनुभूति के रह गया क्या संशय? अगर उसको हमारे पक्का करने की क्या जरूरत है? वहां कोई मतलब ही नहीं बनता। ये सब पूर्व की बात है, अनुभूति से पहले की बात है। अपनी साधना कर रहे हैं, अधूरा है भी। अप्रोक्षानुभूति आत्म साक्षात्कार हो गया, अभी दृष्टांत नहीं दिया तो उसमें, जैसे आकाश जुगनू के समान हो जाएगा। योग सूत्र में आया था ना, नहीं, बाकी सारा चीज क्या हो जाएगा? जुगनू के समान। क्योंकि आपका जो ज्ञान है अनुभूति के पास, अनंत हो जाता है। उस ज्ञान की अथाह ज्ञान, उसके सामने कोई ज्ञान है ही नहीं। किसके पास जाओ? वो सब जुगनू के समान हो जाएंगे। जितने आचार्य होंगे, ऋषि होंगे, सब जुगनू के बराबर है।
इसीलिए वास्तविक जो अनुभूति है उसके पश्चात जाने का कहीं मतलब ही नहीं बनता किसी का। जो कुछ जो पूर्व का अनुभूति हुई नहीं है, साधन स्तर बैठे हुए हैं, जो साधना के स्तर में विभिन्न स्तर की जो अनुभूति है, जो विभिन्न सीढ़ियों की अनुभूति है, उसको लेकर आप पूछ सकते हो। लेकिन आत्मा की अप्रोक्षानुभूति का मतलब नहीं होता, क्योंकि वहां सब संशय खत्म हो गया ना। आप कहां जाओ? यदि आप श्रुति गलत बोल रही, विद्यंते हृदयंते सिद्ध्यंते सर्व संशया क्षीयंते इत्यादि कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे, श्रुति गलत है क्या? सर्व ग्रंथि वेदन हुआ, फिर जाके पूछेंगे हमारा ग्रंथि वेदन हुआ कि नहीं हुआ? किससे पूछोगे? जिससे पूछो उसको खुद की ग्रंथि वेदन हुई नहीं है। आपको पता लग जाता है इसे ग्रंथि वेदन नहीं हुआ है। आप उस स्थिति में पहुंचे अनुभूति के बाद। अब आपके सामने छिपा हुआ कुछ है ही नहीं माया में, बल्कि आप ये देखने को मिलेगा जितने बोर्ड लगा रखे हैं आचार्य फाचार्य हैं सब अब ये बहुत कच्चे हैं। इसलिए अनुभूति के पश्चात ये बात बनती नहीं। खैर चलिए, अब ये लोग कैसे करते हैं फिर न्यायिक आदि, कैसे निर्णय लेते हैं स्वतः प्रामाणिकता और परतः प्रामाणिकता आदि के बारे में, प्रामाण्यवाद के बारे में? इनका मत है कि भाई एक साधारण और असाधारण धर्म मानते हैं ये लोग। न्यायिकों का मत में जो है, पहले पूर्व पक्ष ला रहे हैं, बाद में देखिए अत्र कश्चित् दाह, पहले मीमांसक और वेदांत क्या वो देखिए पहले। अत्र कश्चित् दाह प्रवृत्ति प्रागेव प्रामाण्य अवधारणात्, प्रवृत्ति है प्रागेव प्रामाण्य अवधारणा। अरे प्रवृत्ति से पहले ही प्रामाणिक अवधारण होता है, बाद में नहीं होता। प्रवृत्ति से पहले प्रामाणिक अवधारण होता है। इसका मतलब क्या? अस्य अर्थ, इसके इस पंक्ति ऐसे कथन करने का अर्थ यहां मीमांसक बोल रहा है। मीमांसक कोई कह रहा है प्रवृत्ति के पूर्व ही प्रामाणिक का निश्चय हो जाता है, अतः प्रवृत्ति साफल्य प्रामाणिक का अनुमापक नहीं है। ये सुने का ना, प्रवृत्ति सफल हुआ तो हमने प्रमाण मान लिया, प्रवृत्ति विफल हुआ तो अप्रमाण माना। इस तरह से अपनी प्रवृत्ति की साफल्यता प्रामाण्यता का हेतु है, अनुमान का हेतु है। ऐसा जो करे मैंने परत प्रामाण्यता मान लिया। अनुमान से करना का मतलब क्या? परत प्रामाण्य। इसका खंडन करते हैं कौन? मीमांसक, और वो कहते हैं स्वतः प्रामाण्यता है। कोई भी ज्ञान है वह अपने आप में पहले ही प्रवृत्ति उत्पन्न होते वक्त ही उत्पत्तिकृत प्रामाण्यता इनके ग्राहकों के अधीन है। इंद्रिय है ना ग्राहक ज्ञान का, इंद्रिय आदि जो ज्ञान के ग्राहक हैं उनके अधीन उत्पत्ति काल में ही जो साधन इंद्रिय व्याप्ति ज्ञान जो भी है जिससे जो ज्ञान पैदा हो रहा है वह खुद ही वो साधन जो सामग्री है वो उस ज्ञान में प्रामाण्यता को दे देता है। ये नहीं वह ज्ञान गृह्यते, आगे ना, जिसके द्वारा जो ज्ञान आप ग्रहण कर रहे हो तेने व तद्गतम प्रामाण्य पे, उसी के द्वारा उस ज्ञानगत प्रामाण्य भी सिद्ध कर दिया जाता है। न तो ज्ञान ग्राहकाद अन्य ज्ञान धर्म से प्रामाण्य से ग्राहकम भव, ज्ञान के ग्राहक से भिन्न कोई ज्ञानगत कोई धर्म विशेष मानना और वो धर्म विशेष जो है प्रामाण्य को ग्रहण कराएगा कहना, ये सब बिल्कुल गलत है। तेना इसे निष्कर्ष निकला ज्ञान ग्राहक का अतिरिक्त अनपेक्षित्व स्वतस्तु प्रामाण्य। प्रामाण्य में स्वतस्तु क्या है? स्वतः का लक्षण क्या है ना? लक्षण बता रहे स्वतः माने ज्ञान ग्राहक से अतिरिक्त की अपेक्षा न करने का नाम ही स्वतः। ज्ञान ग्राहक का अतिरिक्त अनपेक्षित्व यही स्वतः प्रामाणिकत स्वतः। ज्ञानंच, और ज्ञान कैसा है? प्रवृत्ति पूर्व में गृहीतम, प्रवृत्ति से पहले गृहीत होता है। क्योंकि ज्ञान गृहीत हुआ फिर उसका विषय को आपने हान उपादान उपेक्षा, ये उपादान उपेक्षा बुद्धि हुई, उसके अंदर प्रवृत्ति होती है। इसलिए निश्चय यह पक्का है संसार में प्रवृत्ति से पहले ज्ञान होना जरूरी है, उसके बिना कोई प्रवृत्ति नहीं होगा। जैसे बच्चे को माँ कहीं ले जाती है तो क्या बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? स्कूल जाना है। नहीं जाऊंगा, रोना शुरू करेगा। उसको बोलना पड़ता है वो दुकान के पास जा रहे हैं, तो बच्चा चलता है। स्कूल के नाम पर जाएगा नहीं,
तो स्कूल के सामने की दुकान का नाम लेंगे, वो अंकल के पास जाएंगे टॉफी के लिए, चल ठीक है, टॉफी देकर उसके बाद स्कूल में घुसाना पड़ता है। मैं बच्चा भी देखो कोई शास्त्र तो पढ़ा नहीं, पहले प्रवृत्तों से पहले पूछता है मम्मी से, अपनी माँ से पूछ रहा है कहाँ जा रहा है, कहाँ ले जा रहे हैं हमको। इसका मतलब क्या है, एक अबोध बालक हमें भी एक सामान्य व्यवहार देखने को मिल रहा है, प्रवृत्ति से पहले वो जानना चाहता है, उस ज्ञान चाहिए उसको, फिर उसमें हानोपादे उपेक्षा निर्णय करेगा बच्चा भी, तब हो जाएगा प्रवृत्त होगा। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानम च प्रवृत्ति पूर्व गृहीतम कथम अन्यथा प्रामाण्य प्रामाण्य संदेह होती, फिर जो है अन्य प्रकार से उसे प्रामाण्य प्रामाणिक संदेह भी कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। अर्थात नैयायिक का जो कथन है ज्ञान का ग्रहण अनुव्यवसायिक ज्ञान से होता है या अनुमान से होता है, दूसरे से होता है, यह उसे कहना ठीक नहीं है। परता प्रमाण नहीं हुआ ना, अब घट ज्ञान प्रयुक्त हुआ, उसे ज्ञातो घटो मया, ऐसे अनुव्यवसाय ज्ञान के द्वारा व्यवसाय ज्ञान में प्रामाण्यता ग्रहण होता है। तो ज्ञान ग्राहक से अतिरिक्त से हुआ ना, अनुव्यवसाय ज्ञान क्या है, ज्ञान के ग्राहक सामग्री से भिन्न सामग्री है वो। ज्ञान च प्रवृत्ति पूर्वमेव गृहीतम कथम अन्यथा प्रामाण्य प्रामाण्य संदेह स्यात् अनधिकृते धर्मणी संदेह अनुविद्यात्, क्योंकि जिस धर्मी का ज्ञान ही नहीं है उस संशय कैसे होगा। संशय भी ज्ञानोत्तर काल है, आपको कोई कुछ ज्ञान हुआ उस ज्ञानोत्तर काल में फिर संशय होगा। अर्थात संशय का भी पूर्व में पहले ज्ञान होना जरूरी है, प्रवृत्ति से पहले भी ज्ञान होना जरूरी है, संशय से पहले भी कुछ न कुछ ज्ञान होना जरूरी है। कुछ ज्ञान हुआ, उस ज्ञान का विषय को लेकर के आपको संशय होगा, फिर प्रवृत्त हो गए, फिर संवाद उसका निर्णय होएगा। तो संशय का भी बीज ज्ञान ही है, प्रवृत्ति का भी बीज ज्ञान है। इसलिए आपका दोनों ही प्रकार से जो आपने दृष्टांत दिया था भी, दोनों ही दृष्टांत नहीं है, कहूंगा गलत है। सामान्य व्यवहार के आधार आपने दिया, लेकिन वहां भी असली कारण में नहीं जा रहे। तस्मात् प्रवृत्ते पूर्वमेव ज्ञातता अन्यथा अनुपत्ति पुरुषतया अर्थापत्या ज्ञाने गृह्यते ज्ञान गतम प्रामाण्यमपि अर्थापत्यैव गृह्यते। इसलिए ज्ञान में एक ज्ञातता नाम का धर्म होता है। जो भी ज्ञान पैदा होगा, जो भी चीज पैदा होता है, उसमें ज्ञातता नाम की चीज रहती है। जैसे प्रवृत्ति पूर्वमेव ज्ञातता, उस ज्ञातता की अन्यथा अनुपत्ति प्रसूतिया, अन्यथा अनुपत्ति से उत्पन्न होता है, क्या अर्थापत्ति से ज्ञान गृहीत, ज्ञान गृहीत हो जाएगा। तो ज्ञानगतम प्रामाण्यम अपनी, ज्ञानगत प्रामाण्य भी उसी अर्थापत्ति से ग्रहण हो रहा है। अर्थापत्ति गृह्यते ततः पुरुष प्रवृत्तते, उसके बाद पुरुष प्रवृत्त होता है। न तो प्रथमम ज्ञान मात्र गृह्यते तथा प्रति उत्तर काले फलदर्शन ज्ञान से प्रामाण्यम अवधारित। ये तो उल्टा क्रम बताया, पहले ज्ञान तो हुआ उसको, ज्ञान ग्रहणोत्तर काल में सीधे प्रवृत्ति हो गई, प्रवृत्ति के बाद फल दर्शन के आधार पर प्रामाण्य और अप्रामाण्य का ज्ञान में निश्चय होता है। यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं। जब तक ज्ञान में प्रामाण्यता नहीं होता तब तक व्यक्ति प्रवृत्त ही नहीं होगा। इसलिए यह आप लोगों का न्यायिकों का प्रकृति ठीक है, ऐसे मीमांसा के बाद कहा है।